हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों 2024 से लेके 2013 तक पॉलिटी के PYQ जो मेंस PYQ जो सीरीज चल रही है उसका आज 9वां दिन है। मैं 2024 और 2023 के जो मेंस के पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं उनको बहुत ही डिटेल से डिस्कस कर चुकी हूँ। यदि आप आज पहली बार इस क्लास में हैं तो आप उन पिछली क्लासेस को जरूर सुनें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का प्रश्न। 2022 से हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि 2024 और 2023 के क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय समिति प्रणाली की संरचना की व्याख्या कीजिए और साथ ही वित्तीय समितियों ने भारतीय संसद के संस्थागतकरण में किस हद तक मदद की है। तो बेसिकली यदि आप इस क्वेश्चन को गौर से देखोगे तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। यदि मैं पूरे स्ट्रक्चर की बात करूं तो सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। क्वेश्चन का जो फर्स्ट हाफ होगा उसमें हमें जो संसदीय समितियां हैं, संसदीय समितियों की संरचना बतानी पड़ेगी। संसदीय समितियों की संरचना में हम बता सकते हैं स्थायी समितियां होती हैं, तदर्थ होती हैं, विभागीय और वित्तीय समितियां। इनके बारे में हम हल्का हल्का जिक्र करेंगे तो हम संरचना को बता देंगे। फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी। यदि सेकंड हाफ की बात करें तो सेकंड हाफ में केवल और केवल वित्तीय समितियों की बात की गई है कि वित्तीय समितियों ने किस तरीके से संसद के संस्थागतकरण में मदद की है। यानी यहाँ पे हमें लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति और भी जो अन्य वित्तीय समितियां हैं उनका जिक्र करना पड़ेगा और फाइनली हमें निष्कर्ष बता देना पड़ेगा। ध्यान रखिए। तो सबसे पहले भूमिका की ओर बढ़ें। भूमिका में हम क्या लिखेंगे? बिल्कुल सिंपल भूमिका कि भारतीय संसदीय प्रणाली भारतीय लोकतंत्र के विधायी कामकाज में एक आवश्यक तंत्र है। जो समितीय प्रणाली है वो एक आवश्यक तंत्र है। बहुत सारी विभिन्न समितियां, विशेष तौर पे हम स्थायी और तदर्थ समितियों में इन समितियों को वर्गीकृत करते हैं, जिनमें से प्रत्येक विधायी प्रस्ताव, बजट और अन्य सरकारी गतिविधियों की विस्तृत जांच और विश्लेषण में इन समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हमने मोटे तौर पे बता दिया कि भाई जो संसदीय समितियां हैं वो क्या हैं, कितने प्रकार की होती हैं मोटे मोटे तौर पे, और इनका क्या मेन काम होता है और ये कितनी महत्वपूर्ण है लोकतांत्रिक कार्यकाज में। उसके बाद क्वेश्चन का फर्स्ट हाफ था हमें संसदीय समिति संरचना बतानी है। तो यहाँ पे हम वही 4 प्रकार की संसदीय समितियां। सबसे पहले स्थायी समितियां। तो स्थायी समितियां वो हैं जो जिन्हें हर साल सौंपे गए मामलों पर लगातार काम करने के लिए गठित किया जाता है। यानी इस तरीके की समितियां स्थायी होती हैं जिन्हें हर वर्ष विशिष्ट जो उनके कार्य हैं उनके तहत गठित किया जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति, ये सारी की सारी स्थायी समितियां हैं। उसके बाद आती है तदर्थ समितियां। तदर्थ समितियों से अभिप्राय कि जिन्हें किसी विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करने के लिए गठित किया जाए, है ना, और जब वो विशिष्ट उद्देश्य पूरा हो जाए तो ये समितियां भंग हो जाती यानी कि ये परमानेंट नहीं होती, ये तदर्थ होती, विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाई जाती है और उद्देश्य पूरा होते ही इन्हें भंग कर दिया जाता है। तीसरे प्रकार की समितियां होती हैं विभागीय समिति। यानी इन समितियों को विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों की जांच करने का काम सौंपा गया है। ये संबंधित मंत्रालयों के जितने भी विधेयक हैं, सरकारी नीतियां हैं, उनकी जांच करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और चौथे प्रकार की समितियां फिर से लोक लेखा, सार्वजनिक उपक्रम, प्राक्कलन समिति, साथ ही अन्य भी वित्तीय समितियां होती हैं जिनका जिक्र हम उदाहरण के तौर पे करेंगे। ठीक है। ये वित्तीय समितियां वित्तीय मामलों में गहराई से उतरकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करती हैं, सरकारी व्यय की प्रभावी निगरानी में मदद करती हैं। तो यहां तक आते आते हमारे क्वेश्चन का जो फर्स्ट हाफ था वो कंप्लीट हो गया। हमने भूमिका बता दी, हमने संसदीय समितियों की संरचना बता दी।
है ना। तो संरचना बतानी जरूरी थी क्योंकि फर्स्ट हाफ उसी पे था। अब हम बात करेंगे सेकेंड हाफ पे। क्या पूछा गया कि जो वित्तीय समिति वो संसद के संस्थागरण में किस तरीके से मदद करती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करती है वित्तीय समितियों में, आप बता सकते हो वही 3-4 समितियों का जिक्र करके कि ये क्या क्या भूमिका निभाती हैं। तो सबसे पहले सरकारी व्यय की जांच करना, श्रम कानून, भूमि अधिग्रहण, लोक लेखा, सार्वजनिक उपक्रम इत्यादि जो वित्तीय समितियां हैं ये सार्वजनिक रूप से सरकारी व्यय की जांच करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उदाहरण के लिए 2G स्पेक्ट्रम आवंटन पर PAC यानी लोक लेखा समिति की जो रिपोर्ट ने महत्वपूर्ण अनियमितताओं को प्रकाश में लाया, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित हुई, यानी कि सरकारी व्यय की जांच करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दूसरा इनका काम है विशेषज्ञ परामर्श, यानी कि वित्तीय समितियां जटिल मामलों पर अपनी समझ को गहरा करने के लिए विशेषज्ञों से परामर्श करती हैं और इसी विशेषज्ञ आधारित परामर्श के आधार पर सरकार को समय पे सलाह देती हैं वित्तीय मामलों पे। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण काम है इनका। तीसरा महत्वपूर्ण काम है जवाबदेही और पारदर्शिता, यानी कि समितियों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न रिपोर्टों ने सरकारी कार्यों में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है। उदाहरण के लिए राफेल सौदे पर जो लोक लेखा समिति द्वारा दी गई विस्तृत ने पारदर्शिता बनाए रखने में अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया। ठीक है, तो इनका बहुत महत्वपूर्ण काम है पारदर्शिता जवाबदेहिता को तय करना। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं विशेष तौर पे लोक लेखा समिति के संदर्भ में। अगला है केंद्रित चर्चाएं। किसी विशिष्ट मुद्दे पर केंद्रित चर्चा करने का काम भी वित्तीय समितियां करती हैं और जिससे मुद्दों की विस्तृत खोजबीन हो सके, जिससे किसी विशिष्ट मुद्दे की तह में जा सके और सरकारी नीति के ऊपर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। तो इस संदर्भ में केंद्रित चर्चाएं करने का काम भी करती हैं। फिर है फीडबैक और सिफारिशें। ये जो वित्तीय समितियां होती हैं अपनी सिफारिशों में विभिन्न हितधारकों के फीडबैक को भी शामिल करती हैं। जैसे कंपनी संशोधन विधेयक 2020 पर विभिन्न उद्योग हितधारकों से प्राप्त इनपुट प्राप्त किए गए थे इन कमेटीज के द्वारा, और फिर जब सभी के फीडबैक और इनपुट प्राप्त होते हैं तो निश्चित तौर पे एक समावेशी नीति बनाने में काफी मदद मिलती है। तो ये भी इनका एक महत्वपूर्ण काम है। और अगला इनका काम है नीति विश्लेषण। जैसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद जैसी समितियों ने आर्थिक मामलों पर सूक्ष्म अंतर्दृष्टि प्रदान की है। जैसे उदाहरण के तौर पे आर्थिक मंदी के दौरान कई उपायों की सिफारिश की, जिन उपायों को अपनाकर नीतिगत दिशा निर्देश तय करने में मदद मिली। तो निश्चित तौर पे वित्तीय समितियों की संसद के संस्थागतकरण में महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर चाहे वो सरकारी व्यय की जांच करनी हो, निगरानी करना हो, विशेषज्ञ परामर्श हो, जवाबदेही पारदर्शिता सुनिश्चित करनी हो, केंद्रित चर्चाएं करनी हो, फीडबैक तथा इनपुट प्राप्त करने हो और साथ ही नीति का विश्लेषण करना। इसके साथ ही आप 1-2 लाइन में इनकी कुछ सीमाएं भी बता सकते हैं विशेष तौर पे कि भाई इन वित्तीय समितियों का पैसे पर कोई नियंत्रण नहीं होता। पैसा खर्च हो जाने के बाद ही ये उसका विश्लेषण कर सकती है कि पैसा सही जगह खर्च हुआ कि नहीं, है ना। पैसे पे कोई नियंत्रण नहीं है। और दूसरा, इस तरीके की जितनी भी समितियां हैं उनकी जो सलाह होती है वो सरकार के ऊपर बाध्यकारी नहीं होती है, कि सलाहकारी होती है। और उसके साथ ही आप निष्कर्ष बता सकते हो कि संसदीय समिति प्रणाली विधायी प्रक्रिया की दक्षता, जवाबदेहिता और समावेशिता की आधारशिला बनी हुई है। हालांकि वित्तीय समितियों की कुछ सीमाएं हैं जिन पर काम करना जरूरी है ताकि ये वित्तीय समितियां लोकतांत्रिक पारदर्शिता, जवाबदेहिता को और ज्यादा बढ़ावा दे सके। ठीक है, तो सिंपल सा बिल्कुल टॉपिक है ये। सॉरी, जब भी आप संसद पढ़ते हो तो संसद के साथ आप संसदीय समितियों वाला टॉपिक जरूर पढ़ते हो। तो ये वाला क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर समिति से नहीं पूछा कि लोक लेखा समिति के काम बता दो, नहीं, बिल्कुल ओवरऑल क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भाई वित्तीय समितियों की संरचना बता दो, बता दी, और संसदीय समितियों की संरचना बता दो, बता दी, और वित्तीय समितियों की भूमिका बता दो, है ना, और निष्कर्ष लिख। दैट्स इट, ये था क्वेश्चन। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक बार लिखने का अभ्यास जरूर कर लेना।
अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, यदि आप 2025 में यूपीएससी का एग्जाम अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ IAS हिंदी के SIP यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, या यहाँ पे PT की डेडिकेटेड प्रिपरेशन कराई जाएगी। इसमें आपके पूरे सिलेबस के साथ साथ बजट, इकोनॉमिक सर्वे, कृषि रिलेटेड इश्यूज, CSET वगैरह ये सब कुछ इंक्लूड है। तो देर किस बात की, फटाफट जाएं स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LD Live। ध्यान रखिएगा LD Live कोड के साथ आपको ये बैच मात्र 4,999 का मिल जाएगा। ये जो ऑफर है ये केवल 27 दिसंबर तक ही वैलिड है। इसके साथ ही यदि आप 2026 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे P2I फाउंडेशन बैच से, जिसमें PT मेंस और इंटरव्यू हर स्तर की प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। ध्यान रखिएगा। और यदि आप अभी एडमिशन लेते हैं, एक तो आपको मात्र 26,900 में बैच मिल जाएगा, दूसरा 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। करना क्या है, स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाना है, कोड यूज करना है LD Live, उसके साथ आपको ये बैच 26,999 में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। भारत में आधुनिक कानून की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संवैधानिकरण है। यानी पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का संवैधानिकरण सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर किया। ये हमारे आधुनिक कानून की महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रासंगिक केस कानूनों की से इस कथन पर चर्चा करें। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्लियरली पूछ रहा है कि प्रासंगिक केस लॉज, तो इस क्वेश्चन में यदि आप केसेस का जिक्र नहीं करोगे नंबर है ना, या आप हवाई बातें करके आ गए और बेसिक आप आर्टिकल 21 से जोड़ के कुछ कुछ लिखा है तो थोड़े बहुत नंबर मिल जाएंगे। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली कहा है कि केस लॉज की मदद से इस कथन पर चर्चा करनी है ना, तो हमें इस क्वेश्चन में केस जरूर बताने पड़ेंगे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होगा, भूमिका और भूमिका में ही हम संवैधानिकरण से क्या मतलब है, पर्यावरण का जो मुद्दा है उसके संवैधानिकरण से क्या मतलब है, इसको समझा देंगे। और साथ ही 5-7 केस लॉज का एग्जाम्पल देते हुए हम अपने आंसर को आगे बढ़ा। नॉर्मल सी बात है कि पर्यावरण सतत विकास हमारे जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आर्टिकल 21 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसको शामिल किया है ना, और ये व्यक्ति के अस्तित्व का प्रश्न है, तो निश्चित तौर पे ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो चलिए फटाफट भूमिका को हम लिख सकते हैं कि ये जो कथन है ये पर्यावरण संरक्षण के लिए कानूनी आकार को, कानूनी जो ढांचा है उसको आकार देने में न्यायपालिका की भूमिका पर प्रकाश डालता है। न्यायपालिका ने किस तरीके से सतत विकास और पर्यावरण को मानव के अधिकार, जीवन के अधिकार में शामिल किया, ये न्यायपालिका की सक्रियता को दर्शाता है। साथ ही पर्यावरणीय मुद्दों के संवैधानिकरण से अभिप्राय क्या है, इसको भी भूमिका में ही बता दें हम कि भाई पर्यावरणीय मुद्दों के संवैधानिकरण की प्रक्रिया का अर्थ है पर्यावरण संबंधी चिंताओं को, जितनी भी पर्यावरण संबंधी चिंताएं हैं उनको फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी के दर्जे तक बढ़ा दिया जाना, है ना, और बढ़ाया भी है। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या के तहत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें सतत विकास को बढ़ावा मिला और पर्यावरण का संरक्षण सुनिश्चित हो पाया, है ना। तो न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और अपने निर्णयों के तहत न्यायपालिका ने पर्यावरण के अधिकार को आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार में शामिल किया। यहाँ पे आपको आर्टिकल 48A यानी DPSP में जो पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है, राज्य का जो दायित्व तय किया गया है, और साथ ही आर्टिकल 51AG जिसमें नागरिकों के कर्तव्य के तौर पे पर्यावरण संरक्षण का आदर्श सुनिश्चित करने की बात की गई है, इन 2 आर्टिकल का जिक्र भी आपको जरूर करना चाहिए। ठीक है, अब हम सीधा आ जाते हैं अलग अलग प्रासंगिक मामलों से कैसे न्यायपालिका ने पर्यावरणीय मुद्दों का संवैधानिकरण करने का प्रयास किया। तो सबसे पहला यहाँ पे वाद आता है देहरादून खदान मामला, 1985 का मामला है।
इसे देहरादून खदान मामला भी बोला जाता है आमतौर पे। ये मामला उन शुरुआती उदाहरणों में से एक था जहां पे न्यायपालिका ने पर्यावरण संरक्षण की वकालत की। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने दून घाटी में चूना पत्थर के उत्खनन के कारण जो पर्यावरण संरक्षण, जो पर्यावरण क्षरण हो रहा था, उसको संबोधित करने के लिए इस मामले में हस्तक्षेप किया था। और न्यायालय ने यह कहा था कि विकास के साथ साथ पारिस्थितिकी संरक्षण को संतुलित करने की आवश्यकता है और खाद्यान्न को बंद करने का आदेश दिया था। यहां इस मामले में पर्यावरण के मामले में न्यायपालिका की स्पष्ट सक्रियता हमें देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाद है क्योंकि यहाँ पे लगभग ये उन लगभग पहले वादों में से है जहां पे न्यायपालिका ने इंटरफेयर किया था प्रत्यक्ष तौर पे पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में। दूसरा वाद काफी फेमस है, MC मेहता बनाम भारत संघ। ये गंगा नदी प्रदूषण से जुड़ा हुआ मसला है। यहाँ पे न्यायालय ने नदी के किनारे कई प्रदूषणकारी उद्योगों को बंद करने का निर्देश दिया था और कुछ उद्योगों को उपचार संयंत्र स्थापित करने को अनिवार्य बताया था। इस मामले में न केवल स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी, बल्कि उद्योगों को जवाबदेह ठहराने में भी न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी MC मेहता बनाम भारत संघ मामले में स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को सुनिश्चित किया गया। उद्योगों को निर्देश दिए गए कि उपचार संयंत्रों की स्थापना को अनिवार्य करें। ठीक है, अगला मुद्दा आता है MC मेहता बनाम कमलनाथ। ये व्यास नदी से जुड़ा हुआ मसला है और यहाँ पे पहली बार न्यायपालिका ने सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत की स्थापना की और इस सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत के तहत न्यायपालिका ने स्पष्ट तौर पे कहा कि सरकार का ये कर्तव्य है कि वो प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करे और जो भी सार्वजनिक संपत्ति है और उन्हें वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए निजीकृत या नष्ट नहीं किया जा सकता। और ये सरकार का दायित्व है कि पर्यावरण संरक्षण की जो सरकार की जिम्मेदारी है वो उसको बखूबी निभाए। बेसिकली व्यास नदी के किनारे एक निजी होटल के द्वारा भूमि पर अतिक्रमण से जुड़ा हुआ मामला था जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा और इसी के संदर्भ में सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत की बात की थी। न्यायपालिका ने सार्वजनिक नीति को पर्यावरण हितैषी बनाने की बात की थी, ध्यान रखिएगा। अगला मुद्दा है वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में चमड़े के कारखानों द्वारा प्रदूषण से संबंधित था ये मामला और यहाँ पे न्यायपालिका ने भारत में पर्यावरण कानून की आवश्यक विशेषताओं के तौर पे एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषण भुगतान सिद्धांत पेश किया। यानी कि उद्योगों को प्रदूषण की लागत वहन करने और पर्यावरण नुकसान होने से बचाने के लिए निवारक उपाय करने के निर्देश दिए थे। यानी उद्योगों का ये दायित्व सौंपा गया था कि पर्यावरण जो क्षरण हो रहा है उसका भुगतान और साथ ही इस नुकसान को कम से कम किया जाए। इसके लिए फिर चाहे तकनीकी प्रयास हो चाहे फिर अन्य प्रयास। ठीक है, तो ये भी पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक इम्पोर्टेंट मामला है। उसके बाद TN गोरदावर्मन वाद, ये काफी फेमस वाद है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने वनों की कटाई की निगरानी, अतिक्रमण को रोकने और वन संरक्षण अधिनियम 1980 के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाई। ध्यान रखिएगा, जो न्यायालय के आदेश का भारत में वन प्रबंधन और संरक्षण पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। बेसिकली TN गोरदावर्मन जो वाद था ये वन संरक्षण से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यहाँ पे न्यायपालिका ने स्पष्ट तौर पे हस्तक्षेप किया था। फिर सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर पे माना कि स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, ये स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार है ना, जीवन के अधिकार में शामिल है पर्यावरण का अधिकार और पर्यावरण संरक्षण की संवैधानिक नींव को इस डिसीजन ने और ज्यादा मजबूत किया। और हम जानते हैं उसके बाद तमाम अलग अलग वादों के माध्यम से जो स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है उसको आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल किया है अलग अलग वादों में। ठीक है, तो ये हमने कुछ केस लॉज बता दिए, हमने 5-6 केस लॉज बता दिए, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया।
अब हम ये बता सकते हैं कि पर्यावरणीय कानूनों में न्यायिक सक्रियता का महत्व क्या है। तो भाई सीधा सा महत्व है, एक तो मौलिक अधिकारों के तौर पे मान्यता मिल गई, दूसरा हम कह सकते हैं सतत विकास, एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषण भुगतान सिद्धांत जैसे सिद्धांतों का विकास हुआ, जिससे उद्योगों के ऊपर भी एक जिम्मेदारी बढ़ी कि पर्यावरण जो क्षरण उसके भुगतान की जिम्मेदारी उद्योगों पर भी होगी। साथ ही पर्यावरणीय कानूनों और नीतियों के क्रियान्वयन की निगरानी और देखरेख करने के लिए समय समय पर निर्देश देना, पर्यावरणीय विवादों को अधिक कुशलतापूर्वक निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित जो प्राधिकरण है, अधिकरण है, एनजीटी है, उसकी स्थापना कर। तो बेसिकली पर्यावरणीय मुद्दों के संवैधानिकरण में न्यायपालिका ने अलग अलग वादों के चलते महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और फाइनली हम निष्कर्ष के तौर पे यही बताएंगे कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरण संबंधी समस्याओं का संवैधानिकरण आधुनिक भारतीय कानून की एक बड़ी उपलब्धि है। जीवन के अधिकार की विस्तृत व्याख्या और सक्रिय हस्तक्षेपों के माध्यम से न्यायालय ने विभिन्न पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान किया, जिससे विकास और पारिस्थितिक जो संरक्षण है उसके मध्य संतुलन सुनिश्चित हो सके और भारत में पर्यावरण कानूनों को आकार देने में न्यायपालिका की भूमिका देश के पर्यावरणीय स्वास्थ्य और स्थिरता के भविष्य को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण बनी हुई है। हम यदि एक बार फिर से प्रश्न की तरफ चले यानी भूमिका में हमने ये जो पर्यावरणीय समस्याओं का संवैधानिकरण है इस पे जोर दे दिया और साथ ही भूमिका बता दी और अलग अलग केस हमने लगभग 6 केसेस का जिक्र कर दिया यहाँ पे और उसके बाद महत्व बता दिया और निष्कर्ष बता दिया। अब इस क्वेश्चन में क्या बचा? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन हाँ आपको थोड़ा गहराई से पढ़ना पड़ेगा, है ना। विशेष तौर पे जैसे मान लीजिए पर्यावरण के मुद्दे हैं या लैंगिक न्याय के मुद्दे हैं, तो कुछ कुछ ऐसे वाद आपको याद रखने पड़ेंगे जहां से क्वेश्चन बने हैं। और इस तरीके के क्वेश्चन ये उदाहरण पेश करते हैं कि आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट केस लॉज। अब इन केस लॉज का मतलब ये नहीं है कि आप हर केस लॉज को रटते हुए चलेंगे, है ना, लेकिन हाँ 3-4 केसेस आपको पर्यावरण के संदर्भ में पता होना जरूरी था, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाते। ये सीरीज चलती रहेगी इस तरीके से। आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्वेश्चन की डिमांड समझ में आ रही होगी। और यदि आप इस डिमांड को फुलफिल नहीं करेंगे अपने आंसर में, तो आप कितना भी बड़ा आंसर लिख दो, कितना भी खुश हो लो, नंबर नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन में जो पूछा है हमें उसी के इर्द गिर्द घूमना है, उस सीमा से बाहर यदि हम निकले तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे। तो आप एक बार इन दोनों क्वेश्चंस को अपने हाथों से लिख के आप जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ज्यादा आप लोगों को लाभ होगा। आशा करती हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।